So hello everyone, beta. Welcome back to the day 29 of our organic chemistry series, है ना? इसके अलावा we have our pure advanced organic chemistry. I hope you're liking it. चलिए फिलहाल तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के सवाल निपटाते हैं, ठीक है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन के सवाल निपटाते हैं। चल बताओ, रेड पेन ले लेता हूँ। अब आप बताओ, स्टार्ट करो, ठीक है? राइट वाई इफ कंपाउंड्स टू हाइपर कॉन्जुगेशन एज राइट एन। अच्छा, क्या ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है? हाँ सर, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, उस पे अल्फा एच है, ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। ये कर रहा है क्या? हाँ सर, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कर रहा है। ये कर रहा है क्या? नहीं सर, कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करते हैं। ये कर रहा है क्या? ये कर रहा है क्या? सर नहीं। मैंने बोला बेटा ध्यान से देख, ये दोनों सेम है। कैसे सर? यहाँ पे वैकेंट है, हाँ यहाँ पे भी तो वैकेंट है। ये एच यहाँ आ सकता है। ओके सर, ये कर रहा है क्या? सर ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है पर यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाँ सर, यहाँ से कर रहा है। अच्छा, ये कर रहा है क्या? ये नहीं, असली तो बता रखा है। ये कर रहा है क्या? ये सर, इस वाली अल्कीन का यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर इस वाली अल्कीन के यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। यस, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इस वाली रिंग में हो रहा है, इस वाली रिंग में नहीं हो रहा। इसमें हो रहा है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन? सर इसको आप अलग से एक्सप्लेन, ये हम अलग से सीखते हैं, ठीक है? चलो वो छोड़ो। इसमें हो रहा है क्या? हाँ सर, अल्फा एच है। इसमें नहीं सर, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा सर। ठीक है, तो देख लो अब। हो रहा है? यस। हो रहा है? यस। नो। यस। 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 इस वाली रिंग में यस, इस वाली डबल बॉन्ड के लिए यस, इस वाली डबल बॉन्ड के लिए नो। इसमें, इसमें देखते हैं। इसमें यस, नो, नो। ये इसको अलग से देखेंगे, ठीक है? चल, यहाँ देखो, फाइंड टोटल, इसके बाद क्या है? अच्छा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सर इससे पहले अल्फा एच निकालना सीख लेते हैं। यहाँ देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो, अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन ढूंढो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन। इसके कितने हो गए? 9 अल्फा। ऐसे आपको भी चेक करना है। अच्छा, यहाँ देखो सर, इस अल्कीन के यहाँ पे चेक करो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस पे बताओ सर, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना? इसके 9 अल्फा, उसके 3 अल्फा, इसके 6 अल्फा। अच्छा, इसके 9 अल्फा कर दिए थे। इसके बताओ सर, 1 2 3 4 5 6 7, इसके 7। सर आप इतना फास्ट कैसे कर रहे हो? बेटा मैं बस ये देख रहा हूँ कि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है। अच्छा, ये देखो, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन 0, 0, 0। सर यहाँ सर बेंजाइलिक देख लो, यहाँ पे 0 अल्फा एच, यहाँ पे 1 2 3 5 4 5, 5 आंसर। 5 अल्फा एच है इसके। कितना अल्फा एच है? 5। यहाँ, यहाँ, यहाँ ये देख लो, ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट, 3 अल्फा एच। इसमें सर ये तो कर रखा है। इसमें, इसमें 6 अल्फा एच। सर इसमें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा एच। इसमें बताओ, इसमें इसमें कितना है? सर 1 2 3 और 4, 4 अल्फा एच। इसमें सर, इसमें भी वही 3 अल्फा एच। इसमें बताओ भाई, सर 1 2 3 और 4 अल्फा एच। अच्छा, इसमें सर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा एच। अरे वाह, ठीक है, 7 अल्फा एच। 7 ना? हाँ 7। इसमें बताओ, इसमें सर 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये तो सेम सवाल हो गया। हम्म, आ जाओ चेंज करते हैं फिर। लो, इसके बताओ सर, इसके 4 अल्फा एच। 4। आई होप आपने ये सारे सवाल सही करे होंगे। आइए अब ऊपर आते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग और विदाउट, है ना? तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या था? 2 होते हैं। एक होता है सी एच बॉन्ड को तोड़ेंगे तब कितने बनेंगे, और एक टोटल होते हैं, है ना? बनाना मैंने आपको सिखाया था। इन्वॉल्विंग बताओ, इसमें कितना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इन्वॉल्विंग, टोटल 9 होंगे। 8 सी एच बॉन्ड इन्वॉल्विंग होंगे, टोटल 9 होंगे। इसमें बताओ सर, 1 2 3 और 4, 4 इन्वॉल्विंग होंगे, 5 टोटल। इसमें बताओ सर, 1 2 3 4 5 6, 6 इन्वॉल्विंग, 7 टोटल। इसमें सर, ये बेंजीन का केस हो गया। ये किसका केस हो गया बेटा? ये बेंजीन का केस हो गया। नहीं, ये बेंजीन का केस नहीं है वैसे। सुनो, ओहो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा हो गया, पर ध्यान दो। 3 अल्फा एच तो यहाँ पे है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी तो यहीं से होगी। अगर तुमने ऐसे डबल बॉन्ड बना लिया, देखो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे H प्लस,
हर एक स्ट्रक्चर में, यार अभी पर वो रेजोनेटिंग हो जाएगा, हर एक स्ट्रक्चर में इस बेंजीन का एक्स और वाई हो सकता है नहीं हो सकता बताओ? हर एक स्ट्रक्चर में इस बेंजीन का एक्स और वाई पॉसिबल है, मतलब एक बार बेंजीन ऐसी हो सकती है और एक बार बेंजीन ऐसी हो सकती है। तो हर उसमें क्या पॉसिबल है? एक्स और वाई पॉसिबल है। तो अगर इन्वॉल्विंग तीन बन रहे हैं, तीन अल्फा एच है, इंटू टू कर दो, क्योंकि एक्स और वाई भी देखना है। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 + 2 8, टोटल 8 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्स और वाई भी तो देखना है आपने, है ना? और फिर अगर आप फिर कोई और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग नहीं काउंट। चलो, आई मीन मैं बस ये कहना चाहता हूँ ना, जो डबल बॉन्ड है जैसे ऐसे है, तो इसको आप यहाँ अंदर लाओ, फिर इसको ऐसे तोड़ो, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, ठीक है? दैट विल नॉट बी हाइपर कॉन्जुगेटिंग, है ना? अब आप इस पे अगर डिबेट करोगे तो इसमें तो डेंसिटी ही इसके अंदर आ रही है ना, वो बेंजीन का हो गया, पर ये बेंजीन का नहीं है। समझो बात को, ये कटायन है बस, है ना? ये बेंजीन का नहीं है। चल, इसमें बताओ, इन्वॉल्विंग बता दो पहले। सर एक दो तीन और चार, और टोटल पांच। अच्छा, ठीक है यार, बेंजीन का सवाल इंक्लूड नहीं किया मैंने एक भी, चलो करता हूँ। यहाँ बताओ सर, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ टोटल, 10 इन्वॉल्विंग, है ना? इसको आप नेफ्थलीन बना दो। क्या फायदा है नेफ्थलीन, ऐसा बना दो ये। अच्छा, अब देखो इसमें इन्वॉल्विंग कितने हैं सर? एक दो तीन चार, तो चार अल्फा हाइड्रोजन है, तो इंटू थ्री करेंगे 12, और टोटल आ जाएंगे आपके 12 + 2, दैट इज 14। आई होप आपको बेंजीन में भी ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है? और ये हमने कर दी। अब मैं आपको एक नई चीज एक्सप्लेन करता हूँ इस वाले कंपाउंड को लेके। इस वाले कंपाउंड पे एक नई चीज हम स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? आई होप आप सब रेडी हैं उसके लिए। चलो, तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन है, फिर सी एच, डबल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पे हमारे पास तीन Cl है ऐसे करके। हमारे पास क्या है? तीन Cl है ऐसे ऐसे करके, ठीक है? आई होप आपको ये दिख रहा है। यस, तीन Cl है हमारे पास। समझ में आ रही बात? यस सर। अब देखो, इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं इसका, आ जाओ। आप और मैं दोनों इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं उठा दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो, अब हम इसमें, आई गेस हमने स्टिकर सेव करे थे, ये रहा हमारा स्टिकर, ये इतना बढ़िया बनाया ना ये हमारी पाई बॉन्ड बन गई। ये क्या बन गई? हमारी पाई बॉन्ड बन गई। हाँ सर। सर अब हम इसमें जरा पाई का बीएमओ दिखाते हैं। ये क्या है? ये पाई का बीएमओ है। ये क्या है? ये पाई का बीएमओ है सर। दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पाई। हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज देखो, बहुत ध्यान से आपको एक चीज देखने की जरूरत है यहाँ पे। सर वो क्या चीज है? वो ये चीज है कि जो ये क्लोरीन है, इसका सिग्मा स्टार पे देखो। देखो, ये है जो ये क्लोरीन का सिग्मा स्टार है यार, ये क्लोरीन का सिग्मा स्टार क्या है? ये क्लोरीन का सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार है। और ये क्या है? ये पाई बीएमओ है। ये पाई है मतलब पाई बीएमओ, पाई स्टार सिर्फ पाई है मतलब पाई बीएमओ है, और वो सिग्मा स्टार है मतलब सिग्मा ए बीएमओ है। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इस सिग्मा स्टार के अंदर गई, कुछ ऐसे, कलर चेंज करते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सिग्मा स्टार के अंदर गई, ठीक है, कुछ ऐसे करके। एक एक सेकंड यार बेटा, कलर अच्छा नहीं बन रहा, एक काम करो ना, सिग्मा स्टार ऊपर नीचे वाले क्लोरीन का ले लो। सिग्मा बॉन्ड तो घूमती रहती है ना? ये वाली जो बॉन्ड है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग ओनली, घूम रही है बॉन्ड अपनी मस्त। ये हमारा सिग्मा स्टार है, ठीक है? अब देखो, यहाँ से थोड़ा आसान होगा बनाने में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जा रही है ना? दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करके यहाँ आ रही है, और ये वाली बॉन्ड टूट रही है। अच्छा, ये वाली बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले रहा होगा? बेटा इसके पास वैकेंट डी होता है अपना। इसके पास कौन सा, वो भी बना दूं? चलो वो भी बना देते हैं। इसके पास अपना वैकेंट डी है। ये क्या है? ये कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज वैकेंट डी ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इज नोन एज वैकेंट डी। तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है, ये किसमें ले रहा है? वैकेंट डी में अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है? तो इससे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका? सर इससे हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो मैं नॉर्मल दिखाऊंगा, ठीक है? उसमें वो नहीं होगा। तो सर Cl2, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड CH,
और यहाँ पे CH2 प्लस। सर इसका मतलब अगर मैं यहाँ भी दिखाऊं तो आपने ऐसा किया, ये पाई बॉन्ड इधर और ये बाहर। अच्छा सर, जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था कि जो हमारे H है, H है, H है, ऐसे इस बॉन्ड पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो जनरली ये इधर आते थे और इस पे नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी। हाँ, पर सर यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूस ले गया ये वाला ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर मतलब यहाँ पे जो चीज फॉरवर्ड जा रही थी, जो चीज फॉरवर्ड जा रही थी वो चीज रिवर्स आ गई। हाँ बेटा, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन या माइनस एच इफेक्ट कॉन्जुगेशन। एक सेकंड, कॉन्जुगेशन, अरे यार, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन और माइनस एच इफेक्ट। ये इफेक्ट आज तक साइंटिस्ट को सिर्फ CCl3 में ही मिला है ना। इन CCl3 टिल डेट में लिखूंगा, यही कर रहा है। इन CCl3 टिल डेट, इस ग्रुप में ये इफेक्ट आपको देखने को मिला है, दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर में आपको ये देखने को मिला है। अच्छा, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखें तो कहां से कहां हो रहा है, देखो, पाई फील्ड, पाई ABMO, सॉरी पाई BMO, दैट इज पाई फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई फील्ड से कहां जा रही है, सिग्मा स्टार। पाई फील्ड से कहां जा रहे हैं, सिग्मा स्टार, और फिर Cl को लात पड़ रही है और Cl के वैकेंट डी में जा रहे हैं, है ना। ये कौन सा है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज वैकेंट डी, वैकेंट डी। तो पाई फील्ड से सिग्मा स्टार यहाँ पे आपकी जो चीज है वो जा रही है। ठीक है, दिस इज योर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, यस। और कौन सा वाला, रिवर्स, कौन सा वाला, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन ये करता है, दैट इज योर माइनस एच इफेक्ट, दैट इज योर माइनस एच इफेक्ट। अच्छा, तो सर इसका मतलब जो भी हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा अभी तक, दैट इज प्लस एच, क्योंकि हम हर बार हाइड्रोजन कार्बन की बॉन्ड का ये डेंसिटी इधर शिफ्ट कर रहे थे कार्बन की तरफ। हाँ बेटा, वो प्लस एच था। और यहाँ पे हम इस बॉन्ड की डेंसिटी पीछे ले रहे हैं, ये ग्रुप खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, दिस इज द माइनस एच इफेक्ट, दैट इज रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा सर, इस इफेक्ट को पढ़ने के फायदे क्या है, इस इफेक्ट को पढ़ने के फायदे क्या है, मैं आपको इस इफेक्ट के एप्लीकेशंस पार्ट हम डील करेंगे अब। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, हम उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, पहली बात, पहली बात क्या है, नंबर ऑफ अल्फा एच, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा कर, है ना, नंबर ऑफ अल्फा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है। अच्छा सर, जो प्लस एच इफेक्ट है, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑब्वियसली बात है। और सर, जो माइनस एच इफेक्ट है, इट विल डिक्रीज, या आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसको बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसका क्या मतलब है, इसको बढ़ाओगे तो ये घट रहा होगा। दीज आर द एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको आप देख लो एक बार, है ना। ये आपके मैंने एप्लीकेशन बताई हाइपर कॉन्जुगेशन की, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हमने डील किया, एंड देन वी डेल्ट विद सम ऑफ द डिस्कशन। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो कैटायन था, कैटायन में क्या हुआ सर, sp3s, जो फील्ड ऑर्बिटल है हमारा sp3s, उससे हमारे वैकेंट पी ना आया। हाँ, जो डॉट था, डॉट, डॉट से sp3s से कहाँ आया, हाफ फील्ड पी में आया। अच्छा, अल्कीन में क्या हुआ सर, अल्कीन में कुछ ऐसा देखने को मिला कि sp3s से पाई स्टार में मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, और रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इस केस में क्या हुआ सर, इस केस में ऐसे हुआ कि पाई बीएमओ या पाई फील्ड से सिग्मा स्टार में गया। तो क्या आपको अभी तक ऑर्बिटल्स किस ऑर्बिटल से कहां इलेक्ट्रॉन गया वो क्लियर हो गया, क्या ये क्लियर हो गया किस ऑर्बिटल से कहां इलेक्ट्रॉन गया। हाँ सर, ये क्लियर हो गया।
तो अभी मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा सवाल लाऊंगा, आपको बताना है विच ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड विच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, और मैं आपके सामने यहाँ पे से सवाल दे रहा हूँ आपको। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। आपने बताना है ऑर्बिटल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। अरे सर ये कैसे करेंगे यार? बेटा कर लोगे। अभी तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने तुम्हें बताया ना कि कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। तो मैं सवाल को देखो, मैं 2 अटेम्प्ट करूंगा और बाकी के तुम करोगे, सब तुम्हें पढ़ा रखा है पहले से, है ना? ऐसा कोई नहीं कि आगे की चीज यूज करी। देखो, ये माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। आपको दिख रहा है कि कार्बन Cl की बॉन्ड टूटी है। बॉन्ड कैसे टूटती है? सर बॉन्ड तब टूटती है जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी एंटी बॉन्डिंग में होंगे। किसकी एंटी बॉन्डिंग में? क्लोरीन की एंटी बॉन्डिंग में। अच्छा, ठीक है सर। नाउ जो क्लोरीन है दैट इज, जो ये कंपाउंड है दैट इज CH3Cl। ठीक है, ये क्या है? CH3Cl है। तो इस CH3Cl में क्या होगा सर? यहाँ कहीं पे इसकी एंटी बॉन्डिंग होगी, ऐसे चमक रही होगी। देखो, ये क्या है? इसकी एंटी बॉन्डिंग है, दिस इज सिग्मा स्टार। कितने एंगल पे? 180 डिग्री के एंगल पे ये सिग्मा स्टार है। 180 डिग्री के एंगल पे सिग्मा स्टार है। सर ये OH आएगा, लात मारेगा। देखो ऐसे, ये OH अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में देगा और क्लोरीन को लात पड़ेगी बाहर। क्लोरीन को क्या होगा? लात पड़ेगी ऐसे बाहर। ठीक है, ये समझ गए? समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड तोड़नी है, उसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। ओ के पास दो है, और यहाँ पे इस रिएक्शन में मुझे दिख भी रहा है कि बॉन्ड टूटी है और इन दोनों की बॉन्ड बनी है। कैसे बॉन्ड बनी है? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लाया, सिग्मा स्टार में डाले, लात पड़ी इसको बाहर। है ना? ये सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखेंगे, पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपसे अभी चाहिए कि आप सीखो इसे। अच्छा, उसके बाद सेवेंथ में आ जाओ। सेवेंथ में आ जाओ सर, यहाँ पे प्लस हो गया और पाई बॉन्ड टूट गई। कैसे टूटी होगी? देखो, ये पाई बॉन्ड क्या है सर? ये फिल्ड पाई स्टार है। सॉरी पाई, सॉरी ये फिल्ड पाई फिल्ड है, ये फिल्ड पाई है। अच्छा, तो सर और यहाँ पे सिग्मा स्टार दिख रहा है आपको? सिग्मा स्टार दिख रहा है? हाँ सर मुझे तो दिख रहा है। हाँ बेटा मुझे भी दिख रहा है। ये क्या आपका यहाँ पे सिग्मा स्टार है? हाँ सर। तो सर ऐसे हो सकता है कि ये अल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे और क्लोरीन को ऐसे बाहर निकाल देंगे। क्लोरीन को क्या कर दे? क्लोरीन को बाहर निकाला जाए, तो ऐसे ये बन जाएगा। हाँ सर, प्लस यहाँ पे बन जाएगा और H यहाँ पे बन जाएगा। सर आपने ये वाला प्लस क्यों नहीं बनाया? खुद देख लो। इस प्लस के 6 अल्फा H है और इस प्लस के 2 अल्फा H है। सर आपने बोला था जितने नंबर ऑफ अल्फा H उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सर ये ज्यादा स्टेबल है इसीलिए यही बनेगा। हाँ बेटा यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा सर, यहाँ तो सिग्मा स्टार हुआ जो कि 90 डिग्री पे हुआ। यहाँ क्या हुआ होगा सर? यहाँ हुआ है बेटा, यहाँ भी सिग्मा स्टार है, ये सॉरी 180। यहाँ भी सिग्मा स्टार है, ये भी कितने पे होगा? 180 पे हुआ होगा सिग्मा स्टार। यहाँ भी क्या है? सिग्मा स्टार। पूरा अगर लिखें तो फील्ड पाई, फील्ड पी सॉरी, फील्ड पी से सिग्मा स्टार। यहाँ पे फील्ड पाई से, पाई कौन सा वाला? sp2 वाला पाई, इससे सिग्मा स्टार। तो ऐसे करके आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। ऐसे करके आपको ये सवाल क्या करने हैं बेटा? सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन का खात्मा ही समझो उसको, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपका खत्म हो जाएगा। सर ऐसा क्या पढ़ाने वाले? बेटा एक बात बता, क्या तूने एक चीज पढ़ी है? क्या सर? अगर मैं तेरे सामने एक चीज लिखूं बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो क्या बताने वाला हूं? एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि इतनी लंबी होती है, एक है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो इतनी लंबी होती है, और एक है कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड जो इतनी होती है। अच्छा, जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये आगे पीछे करती रहती है एनर्जी बैरियर में। स्प्रिंग जैसा है, देखो स्प्रिंग जैसा है, ऐसे स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे रिलैक्स, ऐसे होता रहता है। तो जो ये बॉन्ड है ये सबसे लंबी है ना? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि हमने पढ़ा है कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसका क्या मतलब है? इजी टू ब्रेक, बॉन्ड आसानी से टूटेगी। इजी टू ब्रेक। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इजी टू ब्रेक? अगर अगर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो आप, अगर आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? कि ये ए है, हाँ सर, ये बी है, हाँ सर, ये सी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इजी टू ब्रेक का ऑर्डर बताओ, तो आप मेरे सामने बोलोगे सर ए सबसे जल्दी टूटेगा,
फिर बी, फिर सी। अच्छा सर, सर ये आपने इजी टू ब्रेक का ऑर्डर बता दिया। आई गेस मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया होगा, मतलब सॉरी बेसिक ऑर्गेनिक में पढ़ाया होगा, है ना? तो ये आपका ये हो गया। पर सर इससे फायदा क्या होगा, अभी बता रहा हूँ फायदा क्या होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, एक अल्कीन ये है CD3 CD3, एक अल्कीन ये है, इसमें CH3 इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, और एक अल्कीन ये है, इसमें CT3 और CT3। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ, CH3 ये है, ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा। अब अब क्या मैं पूछता हूँ, यहाँ पे है मेरा पोजीशन नंबर 8, ठीक है? या तुम ऐसा कर लो कि इसका नाम P, ये Q और ये R, और मैंने तुमसे पूछा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पूछ ली मैंने तुमसे, अब तुम क्या बोलोगे? सर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे ट्रिटियम प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। सिर्फ ये बॉन्ड सबसे आसान है तोड़ना, तो इस बॉन्ड में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इन सबके मुकाबले। तो अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर पूछो विच इज द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर, तो हम आपसे खुशी खुशी बोलेंगे कि जो स्टेबिलिटी है दैट इज क्यू, देन पी, देन आर, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है वहां जहां बॉन्ड आसानी से टूट रही है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही है। सर स्ट्रक्चर तो सेम बन रहे हैं हर जगह, पर बेटा आसानी से कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कम एनर्जी किस स्ट्रक्चर को बनाने में लग रही है, वो हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करेगा। अच्छा सर, है ना बेटा? ये आपने समझा। अब एक और सवाल कर लो कि ये आपकी बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, तीन केस ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूँ, तीन केस ले रहा हूँ। एक बार मैंने लगाया CD3, एक बार मैंने लगाया CT3, एक बार मैंने लगाया CH3। ठीक है, अब आपको बताना है डेंसिटी इन रिंग इसमें सबसे ज्यादा है। डेंसिटी इन रिंग का ऑर्डर बताना है आपको। किसका ऑर्डर बताना है? डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। डेंसिटी इन रिंग, सर किसकी डेंसिटी? वाटर डेंसिटी? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है। कौन सी डेंसिटी का ऑर्डर बताना है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो आपको दिख रहा होगा जो H लगाया जहां, वहां आसानी से डोनेट हो जाएगा और माइनस चार्ज रिंग में आसानी से बढ़ेगा। जो बॉन्ड ज्यादा लंबी है वो आसानी से टूटेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा RPQ। RPQ। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। एंड दिस इज अवर आइसोटोपिक इफेक्ट। एंड दिस इज बेटा अवर आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका आइसोटोपिक इफेक्ट। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। ओके, दिस इज अवर आइसोटोपिक इफेक्ट। ओके, एंड यहीं पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट खत्म हुआ। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ओवर। नाउ एक और चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया दैट वाज CXHY। ठीक है, फिर मैंने इसमें ऐड किया X प्लस Y/4 मोल्स ऑफ O2। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? फिर इससे जो चीज बनी दैट वाज X मोल्स ऑफ CO2 और Y/2 मोल्स ऑफ H2O। अरे सर ये तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। हाँ बेटा, ये है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इसी के साथ साथ इसमें एक एनर्जी निकली दैट वाज नेगेटिव, और इसी एनर्जी को बोलते हैं हम डेल्टा HC और द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो नाउ माइट से कि सर इतनी देर से एंथैल्पी ऑफ कंबशन किए जा रहे हो, टेल अस व्हाट इट इज। टेल अस व्हाट इट इज। तो मैंने बोला इट इज द एंथैल्पी चेंज। इट इज द एंथैल्पी चेंज। इट इज द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज when 1 mole, enthalpy change when 1 mole of hydrocarbon, when 1 mole of hydrocarbon is fully burned, is fully burned
इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन। अच्छा सर, कोई और नाम इसका आप बताना चाहो? हाँ, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन दैट इज HOC। सर GOC में HOC? हाँ बेटा। ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन की अगर फेजेस की मैं बात करूं आपसे, इस रिएक्शन में कौन किस फेज में है, ध्यान से सुनना। ये गैस फेज में होता है, हर एक चीज गैस फेज में। ठीक है, गर्म कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, हर एक चीज गैस फेज में। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपने आग लगा रखी है, ये किसका सिंबल है बेटा? आग लगाने का सिंबल है। अच्छा, तो ये रही आपकी रिएक्शन, ये तो आपकी एक रिएक्शन पार्ट है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन? अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स? अगर मैं आपको फैक्टर्स की बात बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा फैक्टर्स। सर मेरे पास कुल मिला के तीन तीन कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना? एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। सर व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? पहला फैक्टर आप किसे मानते हो? क्या है आपका पहला फैक्टर? तो बेटा पहला फैक्टर है दैट इज डेल्टा एच सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, एंड दिस इज द मेन थिंग। सबसे पहला आप ये चेक करोगे, जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिखूंगा उस ऑर्डर में आपको चेक करना है। ओके। सेकंड क्या है? दैट इज डेल्टा एच सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा वो कम डेल्टा एच सी देगा। अच्छा, एंड बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। नहीं तो कहीं तुम ये सोचने लग जाओ कि सर डेल्टा एच सी तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव को तुम छोटी वैल्यू मान लोगे, तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी तुम बोलोगे उसकी डेल्टा एच सी पॉजिटिव आनी चाहिए। गलत है, उसकी डेल्टा एच सी का मैग्नीट्यूड कम आएगा। नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज इज नेगेटिव। यस। अच्छा, और सर और कुछ है क्या? हाँ बेटा, एक और चीज पूछते हैं पेपर बनाने वाले, दैट इज डेल्टा एच सी पर कार्बन, दैट इज डेल्टा एच सी पर कार्बन। सर व्हाट इज डेल्टा एच सी पर कार्बन? इट इज नथिंग बट सेम एज दिस वन, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज डेल्टा एच सी पर कार्बन। डेल्टा एच सी पर कार्बन पर अच्छे से लिख देता हूं मैं एक बार, दैट इज डेल्टा एच सी पर कार्बन। आई होप आपको ये फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं ना? हाँ बोल दो एक बार, थैंक यू। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स फॉर चेकिंग द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ लिया। अब मैं इसकी एक बहुत ही सुंदर बात आपको बताता हूँ। ये एक ऑथेंटिकेटेड मेथड है। ओहो सर आप तोतले हो। ये एक ऑथेंटिकेटेड मेथड है। सर किसका ऑथेंटिकेटेड मेथड है? ऑथेंटिकेटेड मेथड टू चेक स्टेबिलिटी, टू चेक स्टेबिलिटी इन लेबोरेटरी, स्टेबिलिटी इन लैब्स। ठीक है, वहां का ये ऑथेंटिकेटेड मेथड है आपका। अच्छा, अब अब क्या सर, अब हम आप सवाल कराओ। मैंने बोला हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चंस करने को दूंगा। और वो क्वेश्चंस क्या होंगे? क्वेश्चंस क्या होंगे? कंपेयर, कंपेयर डेल्टा एच सी एंड डेल्टा एच सी पर कार्बन, है ना? डेल्टा एच सी पर कार्बन, ये आपको दो चीजें कंपेयर करके बतानी है। डेल्टा एच सी को आप पी से डिनोट करोगे, उसके ऑर्डर को पी बोलोगे, और डेल्टा एच सी पर कार्बन के ऑर्डर को आप क्यू बोलोगे। एंड लेट मी राइट सम क्वेश्चंस फॉर यू। ओके सो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आई गेस 10, यस 10 क्वेश्चंस आर देयर, है ना? सॉल्व करते कैसे करना है वो बता रहा हूँ, देखो। सबसे पहले अगर तुमसे सिर्फ डेल्टा एच सी पूछा है तो सिर्फ ये दोनों चीजें, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने, फिर वन अपॉन स्टेबिलिटी। ठीक है, और तुमसे अगर सिर्फ डेल्टा एच सी पर कार्बन पूछा है तो चुपचाप वन अपॉन स्टेबिलिटी देखना, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन देखोगे गलत कर जाओगे, मुझे मत बोलना। फिर मैंने बता दिया, डेल्टा एच सी पर कार्बन के लिए सिर्फ स्टेबिलिटी देखनी है, और डेल्टा एच सी के लिए पहले कार्बन देख रहे हैं फिर स्टेबिलिटी। ठीक है, दो सवाल करके बताता हूँ हमेशा की तरह, बाकी तुम करोगे। चलो लेट मी टेल यू द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? एंड सेम सेम नहीं बताना चाहता, नाइन्थ क्वेश्चन। अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन गिनो पहले। हमें हमें पी और क्यू का ऑर्डर बताना है, पी और क्यू का ऑर्डर बताना है। इसको एक्स और वाई कर दो, क्योंकि ना तो पी और क्यू से तुम कंफ्यूज होगे। एक्स और वाई बताना है।
एक्स क्या आएगा, वाई क्या आएगा, ये आपको बताना है। बताओ एक्स क्या आएगा और वाई क्या आएगा। सर एक्स है डेल्टा एच सी। डेल्टा एच सी के लिए नंबर ऑफ कार्बन, हाँ सर सेम है। अब स्टेबिलिटी, आप सभी को पता होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन नंबर ऑफ अल्फा एच से हम चेक करते हैं, मैंने बताया आपको, जितना नंबर ऑफ अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अच्छा सर यहाँ पे दो अल्फा एच है और यहाँ पे छह छह अल्फा एच है, तो पी की स्टेबिलिटी क्यू और आर से क्या है, कम है। तो मतलब जो कंबशन की एंथैल्पी होगी वो पी की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और सर पी के बाद आ जाएगा आर और आर के बाद आएगा क्यू। सर ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन आर। सर ऐसा क्यों बेटा, देखो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप एक साथ है तो यहाँ पे टन टन हो रहा है, देखो दिस इज व्हाट स्टेरिक फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। ये दोनों ग्रुप, और ये अपोजिट साइड है तो स्टेरिक फैक्टर नहीं आ रहा है, पर इन दोनों में स्टेरिक फैक्टर आ रहा है, इसलिए पी आर क्यू। अच्छा और सर जो हमारी वो है, क्या है बेटा, क्या है तुम्हारी, बताओ बताओ ना क्या है। सर जो हमारी पर कार्बन वाली डेल्टा एच है उसका क्या होगा, वो डायरेक्टली स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है, तो ये आपका आंसर होगा उसके लिए, एक्स के, अच्छा वाई के लिए। अच्छा ये वाला देखो, एक्स क्या होगा, सर नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अच्छा स्टेबिलिटी, सर बेंजीन की स्टेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है क्यू से, तो क्यू की कंबशन एंथैल्पी ज्यादा, और वाई में भी आपका सेम आंसर आएगा, क्यू ग्रेटर देन पी। ठीक है, तो ये बात रही आपकी किसके लिए, ये बात रही आपकी कंबशन एंथैल्पी। अच्छा एक और चीज पढ़ाता हूँ, आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, मैंने एक कंपाउंड लिया, ये मैंने ये कंपाउंड लिया। अच्छा इसकी रिएक्शन मैंने कराई हाइड्रोजन के साथ। अच्छा और जो मुझे प्रोडक्ट मिला, सर ये तो आपने पढ़ा है नहीं, कोई नहीं बेटा, बस सुन लो अभी। इससे मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो ये, मुझे इससे ये प्रोडक्ट मिला। अच्छा सर, और सर और कुछ मिला नहीं, और कुछ नहीं मिला, और मेरी कुछ एनर्जी रिलीज हुई जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा सर, और इसी एंथैल्पी को जो ये रिलीज हुई इसको मैं बोलता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। क्लियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा सर, और इसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज, जैसे उसे हीट ऑफ कंबशन, इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH। ये क्या है, HOH है। सर ये HOH तो पानी होता है, वो वाला नहीं बेटा, HOH। ठीक है, बात क्लियर है, यस सर बात हमारी क्लियर है। अच्छा सर इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो जो इसका डिफिनीशन है दैट इज एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन पाई बॉन्ड, ओके नॉट अ कंपाउंड बट व्हेन वन पाई बॉन्ड, एनर्जी रिलीज व्हेन वन पाई बॉन्ड या ऑल द पाई बॉन्ड्स है ना, या कंपाउंड लिख लो, व्हेन कंपाउंड रिएक्ट्स completely completely with 1 mole of hydrogen, with 1 mole H2। ठीक है, it is the energy released when a compound reacts completely with 1 mole of H2। क्लियर है बात, आई होप आपको ये बात क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन कंपाउंड रिएक्ट विद 1 mole ऑफ H2 कंप्लीटली। अच्छा सर आप कितने मोल कंपाउंड ले रहे हो, 1 मोल कंपाउंड ले रहा हूँ, कंपाउंड भी 1 मोल ले रहा हूँ, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। ठीक है, बात समझ में आई, यस सर बात हमें समझ में आई है। अच्छा सर जैसे हीट ऑफ कंबशन बताया था वैसे ही इसके फैक्टर्स भी आप हमें बता देते तो अच्छा होगा, बता रहा हूँ फैक्टर्स। एक तो आपने देख लिया, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये तो क्लियर है, यस। अच्छा इसके फैक्टर देखो, सबसे पहले तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऊपर कैसे लिखा था वैसे ही लिख देता हूँ सेम, तब आपको है ना, डेल्टा एच ऐसे ही लिख देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई बॉन्ड के, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा सर, और
बेटा ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सर, और बेटा अगर कोई डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड पूछे, कि एक है ना कंपाउंड में पर पाई बॉन्ड पूछे, तो आपको चुपचाप क्या करना है, आपको चुपचाप बोलना है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, है ना। तो बातें वही हैं, सिर्फ अगर डेल्टा एच एच पूछा जाएगा तो दो चीजें देखोगे, पहले पाई बॉन्ड देखोगे फिर स्टेबिलिटी देखोगे। पर अगर डेल्टा एच एच पर पाई बॉन्ड पूछेगा तो सिर्फ स्टेबिलिटी आपको देखनी है। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। तो ये रहा आपका यहाँ का बॉक्स, ठीक है। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप आपको ये समझ में आया है। चल, दीज आर योर फैक्टर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जैसे हमने उसमें लिखे थे, ठीक है। देखो, तो क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि इट इज जनरली नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, मतलब है ना, जनरली नेगेटिव होता है मतलब एक्सोथर्मिक होता है, जनरली नेगेटिव होता है। अच्छा सर, और क्या रीजन हो सकता है इसमें, और क्या रीजन हो सकता है इसमें, आप ऐसे लिख सकते हो कि कैटलिस्ट कैन बी एडेड फॉर फास्ट रिएक्शन। सर कौन से कैटलिस्ट, अभी बताता हूँ। कैटलिस्ट कैन बी एडेड, फॉर फास्ट रिएक्शन, फॉर फास्ट रिएक्शन। सर फॉर एग्जांपल आपके प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ठीक है। अच्छा, एक और है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दैट इज रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की कौन पहले वो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है बेटा, ये डिपेंड करती है स्टेरिक फैक्टर के ऊपर, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जो आपकी हाइड्रोजनेशन है, जैसे कोई बल्कि है, उसका हाइड्रोजनेशन एक लेस बल्कि के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से होगा या ज्यादा जल्दी होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि समटाइम्स स्टेरिक हिंड्रेंस इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें लिख देता हूं आपके लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके इसके लिए दे देता हूँ। तो आपको क्वेश्चन होगा, कंपेयर डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, आप मुझे कंपेयर करके बताओ। ओके, सो ये आपके इसके सवाल है ना। इसका भी एक बार बता देता हूँ। अगर बहुत प्लीज ध्यान सुनो, अगर डेल्टा एच पूछा तो पहले पाई बॉन्ड चेक करोगे फिर स्टेबिलिटी चेक करोगे, पर डेल्टा एच पर पाई बॉन्ड पूछा तो सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करोगे, ठीक है। अब सुनो। अच्छा सर, यहाँ पे एक्स भी पूछा है वाई भी पूछा है, तो हमेशा की तरह मैं दो सवाल आपको करके बताऊंगा। तो एक मैं ये कर देता हूँ फर्स्ट वाला, और एक मैं कर देता हूँ आपका सेवेंथ वाला। सेम हो जाएगा, नहीं होगा, चलो ठीक है। अब देख, आसानी होते हैं इसके सवाल। एक्स बता। सर पी क्यू है नहीं, मैं ऐड कर दूंगा बाद में। बताओ, पहले वाला पी दूसरे वाला क्यू। सर पी का जो है, पी में जो है मेरे पास दो पाई बॉन्ड है, क्यू में मेरे पास तीन पाई बॉन्ड है, तो सर क्यू की ज्यादा होगी। अच्छा, और पर पाई बॉन्ड आप पूछोगे तो वो पी की ज्यादा होगी। क्यों, सर पी में कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ पी इज लेस। क्यों, उसमें दो पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, इसमें तीन तीन पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, ठीक है। चलो इसको देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। सर एक्स की बात करते हैं, पहले एक्स की बात करते हैं, है ना। एक पी दूसरा क्यू तीसरा आर, एक्स की बात करते हैं, दैट इज पाई बॉन्ड। सर सेम है, पाई बॉन्ड सेम है। स्टेबिलिटी देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल सर ये क्यू है, इसकी छह हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, छह अल्फा एच। अच्छा, पहला वाला सबसे कम स्टेबल है, उसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला। अच्छा, वाई का क्या ऑर्डर होगा, सेम होगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पी आर, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन वाला पार्ट। मुझे जरा आप थोड़ा टाइम दो, मैं यहाँ पे आपके पी क्यू आर लिख देता हूँ, ठीक। ओके, तो बेटा मैंने आपके लिए लिखते हैं पी क्यू लिखते हैं, एंड आई होप आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन वाला टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। आ जाओ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो पहली बार में हमने जब किया तो हमने ये कंपाउंड लिया, जैसे अगर वन ब्यूटीन
और दूसरी बार जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने ये कंपाउंड लिया, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाली। पहले का जो रिएक्शन है, पहले में हमने क्या रिएक्शन डाली, इसमें आपने S2 डाली, अच्छा सर, दूसरे में भी क्या डाली, S2 डाली। फर्क बस इतना था, यहाँ आपने 1 मोल डाला क्योंकि यहाँ एक पाई बॉन्ड रिड्यूस करनी थी, और यहाँ आपने 2 मोल डाली क्योंकि यहाँ आपको 2 पाई बॉन्ड क्या करनी थी, रिड्यूस करनी थी, तो यहाँ आपने 2 मोल डाले। अच्छा सर, ठीक है सर, आपने यहाँ 2 मोल डाले। जो हमारा प्रोडक्ट बना वो दोनों जगह सेम बना, ऐसा ऐसा। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज हुई होगी? हाँ सर, एनर्जी रिलीज बिल्कुल हुई होगी, और सर उसको हम मान लेते हैं लेट एक्स या -x, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो हमने उस एनर्जी को -x मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक पाई बॉन्ड की -x है तो 2 पाई बॉन्ड की कितनी होगी? सर 2 पाई बॉन्ड की -2x होनी चाहिए, बिल्कुल सही, 2 पाई बॉन्ड की कितनी होनी चाहिए, -2x होनी चाहिए। तो सर जो यहाँ हमारा आना चाहिए वो आना चाहिए -2x। हाँ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशंस। ये क्या है बेटा, एक्सपेक्टेशंस है। हाँ सर, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो सर अगर ये आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बोल रहे हो तो क्या रियलिटी अलग है, क्या ऑब्जर्वेशन अलग आई? हाँ बेटा, जो रियलिटी थी वो असल में आई इस रिएक्शन में, लेट कुछ मान लेते -y, रियलिटी क्या आई, कुछ -y। ये क्या थी, हमारी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन। ओके सर। सर अब आप एक चीज मुझे बताओ, ये एनर्जी गई कहाँ? क्योंकि वो 2x नहीं आ रहा है और वो y आ रहा है। क्या इस 2x और y के बीच में जो डिफरेंस है वो कहाँ गया? बेटा मैंने बोला वो बताऊंगा, पहले तुम ये तो पूछो कि 2x बड़ा है या y बड़ा है। हाँ सर, ये आपने बिल्कुल सही बोला, आप बताओ कि 2x बड़ा है या y बड़ा है। तो जब मैंने इनको चेक किया तो मुझे बताऊं क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा कि जो 2x का मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन y का मैग्नीट्यूड। अच्छा सर, इसका मतलब जो ये 2x माइनस वाई का जो एनर्जी डिफरेंस है ये पहले ही सिस्टम को लीव कर चुका है। हाँ, पर सर ये इसने, हमने तो हीट, हमने हाइड्रोजन दिया ही नहीं, तो पाई बॉन्ड टूटी ही नहीं। सर जब पाई बॉन्ड टूटी नहीं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकली कैसे? बेटा मैंने बोला यहाँ देखो, याद करो वो पल जब हमने पीपाई पीपाई कॉन्जुगेटेड पैरेलल कंटिन्यूअस पीपाई सिस्टम पढ़ा था। हमने बोला था यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं, ये बॉन्ड टूट रही है यहाँ पे, क्या हो गया, सॉरी बेटा, हाँ, ये बॉन्ड टूट रही है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब ये बॉन्ड तो टूट रही है। हाँ सर, ये बॉन्ड टूट रही है, और इस बॉन्ड के ये रेजोनेंस के कारण जब बॉन्ड टूटती है और एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या डीलोकलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब सर जो आर होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा, दैट विल बी दैट विल बी heat of hydrogenation which was expected minus heat of hydrogenation which is observed, है ना, एक्सपेक्टेशंस माइनस ऑब्जर्वेशन, और ये हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसके आपको नाम मैंने आज कुछ नए बताए हैं, उनको ऐड जरूर करूंगा। तो ये क्या है, दिस इज अवर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या आप बोल सकते हो डीलोकलाइजेशन एंथैल्पी, क्या एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ये दो नाम आपको जानने बिल्कुल चाहिए। क्लियर है? यस सर, इतनी बात हमें क्लियर है। और आपने जो अभी चीज सीखी है दैट इज वी डिड कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सर आपने ये तो कर लिया, अब आप क्यों ना हमें अगर x और y की वैल्यू बता दे तो हम इसको सॉल्व भी कर देंगे, रेजोनेंस एनर्जी निकाल देंगे। ठीक है, तो जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट था इसमें जो x की वैल्यू है, जो हमारी x की वैल्यू है बेटा, दैट इज 28.5 किलो कैलोरी, 28.5 किलो कैलोरी, और y की वैल्यू जो आती है दैट इज 57 किलो कैलोरी। ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है सर, ये तो 2x है, हाँ ये 2x है, और y की जो वैल्यू आएगी
वो आती है आपकी कुछ 55। अच्छा बेटा एक बात पे ध्यान रखना, एक सेकंड में क्या कर रहा हूँ। एक बात पर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज ये एक्स और वाई की बात है ना, इट इज नॉट डेल्टा एच एच, ठीक है ना। अच्छा, और जो बेटा जो ये किलो कैलोरी निकलती है पर मोल की बात हम कर रहे हैं ना, आप प्लीज इस पे कंफ्यूज मत होना, दिस इज द किलो कैलोरी पर मोल। यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। तो आप अगर मुझे रेजोनेंस एनर्जी निकाल के बताओगे तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगी सर, जो हमारी एक्सपेक्टेड थी दैट इज -57 माइनस जो हमारी ऑब्जर्व्ड है दैट इज -55। तो क्या हो जाएगा -57 +55, और ये आपका कितना आएगा रेजोनेंस एनर्जी जो आपकी आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ 2 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ऐसा है ये सवाल, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं सवाल अटैच करूंगा आपको और आप वो सॉल्व करके आओ, ठीक है। ओके तो बेटा ये आपके सवाल है, देखो 4 सवाल दिए मैंने। एक ये है, इसमें आपको बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, एक्स निकालना जो यहाँ पे है, और डेल्टा एच एच ऑफ इस कंपाउंड का निकालना है जो कि यहाँ पे नहीं गिवन है, और दिमाग लगाना। ये ग्राफ वाला सवाल है एक, ठीक है। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है ना, और ये है ना। ओके, एक चीज यहाँ पे हाइड्रोजनेशन में हम याद रख सकते हैं कि अगर अगर रिएक्टिविटी पे यहाँ पे वैसे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, पर हमें एक चीज तो डेफिनेटली पता है ना, केमिस्ट्री का रूल है, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इस बात को आप यहीं से ध्यान रखें तो आपकी आगे की जर्नी अच्छी होगी, है ना। तो इसे आप यहाँ से ध्यान जरूर रखें, ठीक है। चलिए एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीजें हमने इस लेक्चर में पढ़ी, सीखी, समझी, है ना। और देखो लास्ट में एक मूल का सवाल भी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, ये सब डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू अवर स्टेबिलिटी वाला पार्ट, है ना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू आर लविंग दिस।